कि 9 मई के केसेस के हवाले से हमारी पूरी ऑपोजिशन को एक तरह का नाअहल कर दिया। टोटली अनप्रेसिडेंटेड। ये जो गवाही वाला सिस्टम है, वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स, ही इज़ बेस्ड इन दुबई, तो वो अपनी वाइफ के साथ पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा था। हुआ क्या कि जिस वक्त वो पाकिस्तान से 2 साल पहले यूएस ट्रैवल करके गई तो उनकी सिम कार्ड इधर पाकिस्तान में ही रह गई। वो सिम कार्ड कहीं ट्रैवल करते हुए किसी पीटीआई सपोर्टर हमारे भाई के पास वो कहीं यूज कर रहे थे, मिसयूज हो रहा था, वो मिसयूज हो रही थी। फर्ज करें आप, जी आपने एफआईए वाला वाकया बताया, कोई भी आपको अगर पुलिस वाला बगैर वारंट के गिरफ्तार करने आ जाए, विदाउट वारंट आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। देयर हैज टू बी अ वैलिड वारंट। 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किए बगैर बाप बेटी के खिलाफ लिटिगेशन करता नजर आ रहा है, बेटी माँ के खिलाफ लिटिगेशन करती नजर आ रही है, और ऐसे सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे। जब आप घर गए तो वो मसूफा की मदर थी और वो ये बात बता रही हमें, किराएदार थे लेकिन जब मैं वहाँ पे मौके पे पहुंचा तो उसकी माँ रह रही थी वहाँ। तो वो कहती है कि ओ यू डोंट नो एनीथिंग, जस्ट स्लैप माय मदर अराउंड, और वो उनको हटाएं, आप कब्जा लेके दें। हमारी तरफ से, हमारे में ये रिवाज नहीं है कि हम बच्ची वापस लेके जाएं। उन्होंने बकौल उनके आपस में जब जिरगे ने फैसला किया तो उन्होंने ये फैसला किया कि इस लड़की ने ठीक नहीं होना, इसको मर्डर करना। जब उसके वालिद ने रिएक्शन शो किया तो वालिद और वालदा का भी मर्डर। मैं हैरान हो गया कि शर्मिंदगी का एक आउंस भी नहीं था उसकी। इंडिया में ना एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे हज़रत माधू लाल सरकार, वे पंजाब में 75 विलेजेस से ज़्यादा जो है ना वो उनके फॉलोअर्स और सपोर्टर्स में हैं। उन्होंने अपना एक अलहदा कानून की किताब बनाई, रेप हो जाता है, उनका लॉ ये है कि 5,000 रुपये दे के वो सुलह सफाई करवा दी जाएगी और ये मामला रिपोर्ट नहीं होगा। उनको मार दिया गया सरेआम वहाँ पे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जो विक्टिम डिसीज लड़की थी उसकी अपनी मदर ने आके ये स्टेटमेंट दी ऑन रिकॉर्ड के बिल्कुल ठीक किया हमारे सरदार ने। अस्सलाम वालेकुम, वी बॉट्स की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं मैं हूं आहद अहमद। नाज़रीन, आज हमारे जो एक गेस्ट हैं वो प्रोफेशन से तो एडवोकेट हैं और लाहौर हाई कोर्ट बार के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, तो आज दोस्त भी हैं हमारे, सॉरी जी। तो उनसे आज हम जितने भी एक आम आदमी के जहन में कोई सवाल आते हैं, कानून की बात आती है, कोई थाने कचहरी का चक्कर लगता है, तो हमें पता ही नहीं होता हमने करना क्या है। जी उमैस पर मेरे ख्याल से पढ़ा लिखा शख्स भी अगर थाने कचहरी में जाए तो उसको पता नहीं होता उसने करना क्या है। तो हमने आज इसलिए बुलाया है मोहम्मद समीर इकबाल अवान साहब को। थैंक यू वेरी मच समीर भाई, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आहद, उमैर, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का, और मैं कोशिश यही करूँगा कि जो अल्लाह ताला ने मुझे इल्म अता फरमाया है उसके मुताबिक आपको बेहतरीन रहनुमाई की जाए। तो समीर भाई, आज इसको स्टार्ट ऐसे करते हैं कि सबसे पहले तो आजकल मुल्क में आपको पता है सियासी सूरत हाल क्या चल रही है कि 9 मई के केसेस के हवाले से हमारी पूरी ऑपोजिशन को एक तरह का नाअहल कर दिया। टोटली अनप्रेसिडेंटेड, बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारी जो अदालतें हैं कि ओपोजिशन मेंबर्स, कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं, वो उनको नाअहल कर दिया गया। तो मैं पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि अदालतें किस तरह से काम कर रही हैं? ये जो फैसले इस तरह से आ रहे हैं, क्या ये फैसले मुल्क के लिए हक में ठीक रहेंगे आगे फ्यूचर में, आपको लगता है? देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए ना इसके बैकग्राउंड का और जो प्रीवियसली हिस्टोरिकली जो हमारे यहाँ एक कल्चर डेवलप हो चुका हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, कि जिस वक्त भी जो हुकूमत में जमात आती है वो दूसरी के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी करती है। हम देखते हैं नैब के केसेस भी बनते हैं। जिस वक्त खान साहब हुकूमत में थे उस वक्त मरियम नवाज पे भी केसेस बने हुए थे, शहबाज शरीफ पे भी केसेस थे, नवाज शरीफ पे भी, राना सनाउल्लाह साहब पे भी, ख्वाजा साहब पे भी, ख्वाजा बरादरान पे भी, पूरी मुस्लिम लीग के ऊपर केसेस थे। जो है वो अपनी तरफ से ट्रायल फेस कर रही थी। लेकिन फिर देखें, क्योंकि वो एक मारूसी सियासत करते आ रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ सेवरल डेकेड्स, तो उनका उस तरह से हर जगह पे असर और रसूख भी है। ब्यूरोक्रेसी में भी, जुडिशरी में भी इनकी जान पहचान है, पेनिट्रेट किए हुए हैं। तो उनके लिए बकदरे आसान था इस सारे मामलात से निकलना। अब वही मामला जो वो उस वक्त भी ये चीज़ें हाईलाइट करते रहे, खान साहब को भी समझाते रहे डायलॉग्स के थ्रू भी कि आप ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करें, एक नया एटमॉस्फेयर हम क्रिएट करते हैं जिसमें को एग्जिस्ट करें सारी पार्टी, डायलॉग करें और पाकिस्तान के लिए बेहतरी होए ना, उसमें लेट्स मेक पाकिस्तान फर्स्ट, और उसके बाद आप पॉलिसी हमारे साथ बनाएं। लेकिन खान साहब का उस वक्त बिल्कुल दो टोक नज़रिया था कि एहतसाब इनका होना चाहिए,
वो ठीक है लीडर्स को और जो वो ज़्यादा अकाउंटेबल होते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए अपनी डीलिंग्स में रादर देन पब्लिक एट लार्ज, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे होते हैं, आपके फ्यूचर का वो उन्होंने सारे मामलात उन्होंने लेजिस्लेट करने होते हैं और पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग का काम उन्होंने करना होता है, आप लोगों की फलाह का काम करना होता है। तो उनके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्रंट फुट पे आके एक एग्जाम्पल सेट करें और लीड बाय एग्जाम्पल करें। हाँ, अगर उन्हीं के खिलाफ ही केसेस और ये जब पब्लिक एट लार्ज भी देखती है कि यार लीडर आपस में किस तरह से लड़ रहे हैं, तो वो पूरे माशरे में ना एक बड़ी गलत किस्म की फ़िज़ा जो है वो कायम हो जाती है। और मेरे हिसाब से तो इस सब चीज़ों की हौसला शिकनी करनी चाहिए। ठीक है, जितना भी टाइम खान साहब ने जो है वो अंदर गुजार लिया है, देखें जो ये ऑफेंसेस खान साहब के ऊपर जितनी भी FIRs हैं, इवन दो बहुत हीनियस ऑफेंसेस जिसमें ट्रीजन भी शामिल है खान साहब के खिलाफ जो ट्रायल बन रहे हैं, लेकिन ये हम सबको बतौर पाकिस्तानी इस बात का तो यकीन होना चाहिए कि खान साहब जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, पेट्रियट लाजमी है हर हाल, और मुल्क के गद्दारों में से शामिल नहीं है, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर उसकी सजा काट रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर और जिस वक्त एक वो तहरीक चलाई गई खान साहब के खिलाफ, तो बड़े तहम्मुल मिजाजी में इन्होंने वॉलंटरली जो है वो ऑफिस भी वेकेट कर दिया अपना प्राइम मिनिस्टर का। तो उसके बाद से वो ऐसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू हुई है जो कि एक बैड एग्जांपल है। मैं अभी भी एक आम आदमी का सवाल है कि यार जो भी जुडिशियल सिस्टम है, दे नो इट, लेकिन अभी तक खान साहब को बाहर आ जाना चाहिए था कि लीगल कोई ना कोई रास्ता तो निकल सकता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल जी। बेल वो देखिए ना, बिल्कुल ये तो अब कोर्ट्स जो हैं जिनके पास ये केस पेंडिंग है, सब जुडाइस मैटर्स, उनको ये एटलीस्ट अंडरस्टैंड करना चाहिए कि को खान साहब ऐसी शख्सियत थोड़ी है जो कि ओवरनाइट गायब हो जाएंगे या भाग जाएंगे मुल्क छोड़ के। तो जो एक कानून जनरल पब्लिक एट लार्ज के लिए अप्लाई होता है, जिस वक्त आप, मैं या कोई भी अगर और बंदा किसी के खिलाफ को फेक केस हो जाता है, तो अदालतें उसको बेल दे के उसको प्रोटेक्ट करती हैं, उसके राइट्स को। तो इस तरह के मामले में अब तक जो है ना बेल हो जानी चाहिए थी। मैं आपको लगता है टिट फॉर टैट ही हो रहा है? बिल्कुल जी, जो हमारे यहाँ एक कल्चर एस्टैब्लिश हो गया है, उसके नतीजे में ये मामला जो है वो, मेरा ख्याल हम इसको ना जरा आम आदमी की तरफ जरा सेंटर में बड़ा पड़ा। ये तो आपकी सारी बातें हमारी तो पॉलिटिसाइज बातें, मेरे ख्याल से पूरे मुल्क को पता है कि इमरान खान इस टाइम पॉलिटिकल केसेस की वजह से इनसाइड है, मतलब पॉलिटिक्स चल रही है और इसकी वजह से वो अंदर जेल काट रहे हैं। मेरा सवाल ये है आम आदमी के लिए, क्योंकि आम आदमी ने 9 मई के हवाले से बहुत सफ़र भी किया। बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो कि रिपोर्ट भी नहीं हुए, जो लोग गायब हैं, आज तक गायब हैं, पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने 9 मई के हवाले से केसेस बहुत सारे देखे होंगे कि कहीं सिंध में FIR कटी हुई है, बंदा लाहौर में था, कहीं KPK में कटी हुई है FIR, बंदा कहीं पे था। मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि सिस्टम, ये जो हमारा जो सिस्टम है, ये जो गवाही वाला सिस्टम है, ये किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है इस मुल्क में? आहद 9 मई के हवाले से ना एक अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स, ही इज़ बेस्ड इन दुबई। तो वो अपनी वाइफ के साथ पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा था। अब दिस इज़ लास्ट ईयर, ये जब ये सारा केस हो रहा था, लास्ट ईयर उसने ट्रैवल किया। अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लाहौर में वो लैंड करती है रात को 8 बजे, दुबई टू लाहौर उसकी फ़्लाइट। और जिस वक्त वो अपना पासपोर्ट स्कैन करवा के इमिग्रेशन काउंटर से अंदर चेक इन कर रहे होते हैं, साथ ही FIA की पुलिस आ जाती है और आके उसकी, मेरे दोस्त की वाइफ को जो है वो अरेस्ट कर लेते हैं। और ये बिल्कुल रेजिस्ट भी करता है कि क्या मामला हुआ है, मुझे कुछ बताएं। या वो जिस तरह की एकदम इमरजेंसी पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है एयरपोर्ट पे, सारी उनके साथ हरासमेंट जो उनको फेस करनी पड़ती है। अब FIA नॉर्मल आपको, मुझे या किसी थर्ड पर्सन को आके पकड़े तो ये एक बहुत बड़ी हरासमेंट है आपके लिए। सोसाइटी में आप एकदम सरेआम जो है आपको कोई अरेस्ट कर ले तो एक पब्लिक परसेप्शन तो आपके खिलाफ उसी वक्त ही विक्टिम का, अक्यूज का क्रिएट हो जाता है कि आप कोई हीनियस ऑफेंस में कोई रिक्वायर्ड है। बहरहाल उसका हस्बैंड जो है वो कोशिश करता रहा FIA हुकाम से, एयरपोर्ट अथॉरिटी से, कभी इधर भागा उधर भागा कि मुझे बताओ तो सही मेरी बीवी किस केस में जो है इन्वॉल्व है। तो उसको एंड में इवेंचुअली एक FIR नंबर बताया गया कि जी ये FIR नंबर है और ये इधर लाहौर में सर्वर पुलिस स्टेशन की FIR है और इसमें आप जो हैं वो आपकी मिसेस का नाम इन्वॉल्व है और
ये मामला है। और अब्रॉड से आ रहे हैं। वो अब्रॉड से आ रहा है। इसी बात के दौरान रात 10-11 बजे का टाइम हो गया था और तब उसको जाके पता लगा। इमीडिएटली उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझे बताया कि इस तरह भाई ये FIR है, ये मुझे कह रहे हैं कि मेरी वाइफ के नाम पे कटी हुई है। तो आई हैव नॉट बीन इन पाकिस्तान फॉर लास्ट 2 years। उससे पहले भी हमारा तो हम शरीफ लोग हैं और हम बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, नेशनल एक्सचेकर में अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, रेमिटेंस के फॉर्म में पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट कर रहे हैं हम। तो हमारे साथ ये ऐसा मामला हुआ है कि हमें पता भी नहीं जा रहा कि इस केस में हम लोग इन्वॉल्व हैं। तो आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा असेस करें और बताएं। अब रात 10 बजे यूजुअली अगर आप पुलिस स्टेशन जाएं, शायद आपका इत्तेफाक ना हुआ हो, मेरा तो कई दफ़ा हो चुका हुआ है, तो एक हुक्का अलग होता है, सन्नाटा होता है। उस वक्त तक सारे तफ्तीशी साहिबान, मोस्टली SHO साहब भी कहीं पे ड्यूटी पे या थाना जो है ना वहाँ पे वो उस तरह से अटेंटिव नहीं होते। अदरवाइज थाने की तो वर्दी वैसे उतरी होती है, वर्दियाँ उतरी होती हैं, उन्होंने भी रेस्ट करना है, वो तो भी एक ह्यूमन एलिमेंट है। देखिए अगर आप सुबह 6 बजे से ऑनवर्ड्स ड्यूटी कर रहे हैं तो एक ह्यूमन नेचुरल फिनोमेना है कि आपको 9-10 बजे तक थकावट हो ही जाएगी। तो वो भी कोई इंसानी एलिमेंट जरूर है। मैं समझता हूँ कि इन लोगों को ना बड़ा हम लोग इनह्यूमेन तरीके से देखते हैं, लेकिन वो भी अपने बिल्कुल। तो वो मैं पहुंचा उस थाने में, जाके SHO साहब को पर्सनली रिक्वेस्ट की, उनको बताया और उनसे फिर इन्वेस्टिगेट करने पे ये पता लगा कि ये तो वो 9 मई वाली FIR है कि उसके अंदर उसकी वाइफ का नाम आ गया। तो मैंने उनको बड़ा असिस्ट किया इस इशू में, क्योंकि वो स्टेशन हाउस ऑफिसर थे उस पुलिस स्टेशन के। तो मैंने उनको असिस्ट किया कि सर वो तो 2 साल से पाकिस्तान ही नहीं आए हैं, तो 9 मई तो जब हुआ है तो वो तो अब्रॉड थे, तो ये किस तरह हो सकता है कि एक बंदा बाहर भी हो, उसकी इमिग्रेशन एग्जिट एंट्री स्टैम्प्स उसके पास है पासपोर्ट पे। तो उन्होंने कहा कि जी इसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ना वो तो अब चले गए हैं, तो वो तो अब जब आएंगे तो तब होएगा मामला। अब मैं क्योंकि पर्सनली जानता भी था उन SHO साहब को, मैंने उनसे नंबर ले लिया उसका IO का कि मैं खुद रब्ता करता हूँ। वो बेचारे कहीं सुबह से ड्यूटी करके उनका फ़ोन अब ऑफ हो चुका हुआ था और इवेंचुअली हमें वेट करना पड़ा। FIA से रिक्वेस्ट करके सिर्फ इतना हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप इनको एयरपोर्ट पे ही एटलीस्ट वहाँ पे ही इनको रख लें, क्योंकि यहाँ पे पंजाब में, इवन लाहौर में मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन उसके बावजूद जो विमेन पुलिस स्टेशन है उनका भी हाल बहुत बुरा है। और जो भी कोई फीमेल अक्यूज्ड हैं या कोई अरेस्ट हो गई हैं, उनके अरेस्ट के लिए फीमेल पुलिस ऑफिसर्स लाजमी मौजूद होना चाहिए। फिर अगले दिन जिस वक्त वो तफ्तीशी साहब आए हैं, उनके सामने वो तमाम चीज़ें रखी गई। इशू ये हुआ कि 9 मई की FIR में एक नया मैकेनिज़्म जो इन्वेस्टिगेशन का एम्प्लॉय किया गया था वो थी जियो फेंसिंग। यूजुअली ये डकैती के और हीनियस ऑफेंसेस में, इस तरह के मामलात में हम जियो फेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। आजकल हमारी इन्वेस्टिगेशन वैसे पुलिस की जियो फेंसिंग की हद तक ही रह गई है, अगर क्योंकि जितने भी क्राइम्स मैंने सॉल्व होते देखे हैं ना वो सारे जियो फेंसिंग के थ्रू ही वो कर रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने जियो फेंसिंग में जिन जिन लोगों का पहले जो लिबर्टी राउंड अबाउट पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर वहाँ से आगे सिद्दीक ट्रेड सेंटर, फिर उसके बाद आगे कोर कमांडर हाउस जो जिना हाउस है वहाँ तक पहुँचे। तो फिर जब इश्तिहाल दिलाया गया तो जो मामलात हुए, वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स थे, लेकिन वहाँ पे जिसके सिम कार्ड एक्टिव थे इस विसिनिटी में और इस एरिया में, उनका ऑटोमेटिकली जो सिस्टम था ना उसने वो जनरेट कर दी क्वेरी। और जितने लोग अब इसमें इन्वॉल्व थे ना, जिनके सिम कार्ड्स उस जो एरिया था उसके सैटेलाइट पे वो आ रहे थे या उसके वो जो वहां से वो एक्टिव उनको शो हुआ जो उस एरिया में उसके खिलाफ उन्होंने कहा, उस विसिनिटी में उन्होंने उसको हाईलाइट कर दिया और वो ट्रिगर नेचुरली सिस्टम ने कर दिया। नादरा से उनकी नहीं, तो ये जो मैडम थी ये तो बाहर थी, तो इनका नंबर किनके पास था यार? मैं बिल्कुल इसी पर ही आ रहा था आपको कि हुआ क्या कि जिस वक्त वो पाकिस्तान से 2 साल पहले US ट्रैवल करके गई तो उनकी सिम कार्ड इधर पाकिस्तान में ही रह गई। और वो क्योंकि अब्रॉड थी, बंद भी नहीं करवाई उन्होंने। वो सिम कार्ड कहीं ट्रैवल करते हुए किसी PTI सपोर्टर हमारे भाई के पास वो कहीं यूज कर रहे थे, मिसयूज हो रही थी, क्योंकि वो तो आई ही नहीं थी पाकिस्तान में। तो ऐसे भी लोग, वो फिर नेक्स्ट डे उनकी बेल हमने फाइल की और सारा 9 मई के नाम पे ये कुछ लोगों के साथ होता रहा है। एब्सोल्युटली। मैं जब वहाँ पे गया, आपको मैं बताऊँ, आहत और उमैर के मेरे रोंगटे खड़े हो, ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे बेचारे ज़ईफ़ और ज़ईफ़ुल हाल और ज़ईफ़ुल उम्र दोनों ही,
और वो ऐसी हालतों में उनके जवान बच्चे जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, अपना कोई यंग बच्चे जो कि कोई कॉलेज में हैं, कोई स्कूल के हैं, और जिन्होंने एज अ कह लें कि हमारे यहाँ तमाशबीनी के लिए क्योंकि हमारे यहाँ वैसे कोई एंटरटेनमेंट के इतने कोई एवेन्यूज है नहीं कि जहाँ पे यूथ जो है वो पार्क्स वगैरह में भी उस तरह की आपके कोर्ट्स नहीं है प्रॉपर। जिस तरह बाहर आप देखते हैं कि हर कम्युनिटी में बास्केटबॉल कोर्ट, स्पोर्ट्स के लिए कोर्ट्स, पंजाब हुकूमत ने कोशिश तो की है, लेकिन का जलसा होता था तो लोग ना एक म्यूजिक फेस्टिविटी की भी बिल्कुल वो अपनी तरफ से एंजॉयमेंट के लिए गए और वहाँ पे पूरी जिंदगी का अपने खिलाफ एक जो है ना वो उन्होंने मामला ऐसा खड़ा कर दिया। हमने कॉन्सर्ट्स खत्म कर दिए थे, एक पीटीए का एक फोरम था जहाँ पे एक अच्छा आप जाकर थोड़ा म्यूजिक एंजॉय कर लेते थे, तो वो मेरे ख्याल से यूथ जो मोस्टली अट्रैक्ट होती थी वो म्यूजिक भी सुनने के लिए आती थी। मेरे खान साहब को तो सुनने आते थे, लेकिन वो ज्यादातर म्यूजिक को बहुत एंजॉय करते थे कि वो डीजेस और यूथ में खान साहब की पॉपुलैरिटी बिल्कुल अनडिनाइबल फैक्ट है, तो वो जिस मर्जी रीजन की वजह से सारी यूथ को पीछे पता नहीं लगा 9 मई के केसेस से निकलना किस तरह था। मैं वही वापस आऊंगा एक आम आदमी, सिंपल एज दैट। फर्ज करें आप, जो आपने एफआईए वाला वाकया बताया, कोई भी आपको अगर पुलिस वाला बगैर वारंट के गिरफ्तार करने आ जाता है जी, व्हाट अ सिंपल पर्सन एंड इंडिविजुअल हैज टू डू? देखें, एक तो ये विदाउट वारंट आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। देयर हैज़ टू बी अ वैलिड वारंट पास बाय द रिक्विजिट अथॉरिटीज़, और उस पर आपका बाकायदा नाम होएगा, और फिर उसके बाद हाँ पुलिस आपको तहवील में ले सकती है, वो भी 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किए बगैर। ये नहीं कि आप घर में बैठे हैं जहाँ ख़वातीन हैं तो वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आके ख़वातीन को भी हरासा करें और आपको अरेस्ट करें। एक जो लॉफुल तरीका है वो पहले आपको समन उसका सर्व करवाएंगे, उसके बाद अगर आप नहीं पेश होते तो फिर वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं। पुलिस वाले एट टाइम बहुत ज्यादतियां करते हैं आम लोगों के साथ जी, और कुछ ज़्यादा कर जाते हैं। तो अगर किसी फॉरम पे जाके कंप्लेन करनी हो तो वो फॉरम कौन सा चूज करना चाहिए और उसको किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए? जी, हर पुलिस ऑफिसर की जो शर्ट होती है ना, उसमें उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क भी होता है, उसका नाम भी लिखा होता है। तो अगर आपको कोई इस तरह की हरासमेंट फेस करनी पड़ रही है तो उसका नाम और जो उसका आगे पेटी नंबर कहते हैं, जो पेटी नंबर है, वो पेटी नंबर कहाँ पे लगा होता है? वो भी उसकी शर्ट पे ऊपर लगा होता है। और अगर ये चीज़ें भी नहीं हैं तो यू कैन इवन रिकॉर्ड फ्रॉम योर ओन फ़ोन। आप उसकी कोई पिक्चर या स्नैप ले लें, या जो भी इवेंट आपको कोई अगर इशू फेस हो रहा है तो वो आप वीडियो एविडेंस जो है वो कोर्ट्स में भी एज एडमिसिबल मानी जाती है। और अगर वो आपके पास, जिस तरह पास में आपने देखा होगा कई पुलिस ऑफिशियल्स की हालत गैर में कुछ वीडियोस जो हैं वो सामने आई हैं, तो उनको एक आजकल के माहौल में फेम तो गलत मिल गया है लेकिन वो हाईलाइट ज़रूर हुए हैं मामलात, और होते भी हैं, और बाकायदा आपका पुलिस में भी इस चीज़ के लिए सेल्स बने हुए हैं। आईजी खुद भी कंप्लेंट उनके खिलाफ सुनता है, और डिफरेंट फोरम्स और भी अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप अपनी दादरसी कर सकते हैं। क्या नाके पे गाड़ी रोक के गाड़ी की तलाशी देना लीगल है? गाड़ी के अंदर दाखिल नहीं हुआ जा सकता, ना कि गाड़ी की जो चीज़ें हैं, जो वैल्यूएबल आपकी आइटम्स हैं, उनको तलाशा और फरोला नहीं जा सकता। उसके लिए दे नीड अ वारंट। लोग जानते हैं आप माशाल्लाह बहुत सारे कोऑपरेटिव जो केसेस हैं उनके अंदर भी आप मायनाज सोसाइटीज के साथ इन्वॉल्व हैं। हमें तो अक्सर आप बताते रहते हैं कि माशरा बहुत ख़राब हो गया है, माशरा को बड़ी खौफनाक स्टोरियाँ आपने मुझे सुना रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रा मुझे वो उस प्रॉपर्टी के हवाले से बताएं, वो जो एक माँ बेटी का मामला था प्रॉपर्टी के हवाले से। मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को वो ज़रा थोड़ा सा दिल दिला देने वाला वो वाकया। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बहुत ऐसे वाकयात अब आम हो चुके हुए हैं जो कि पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, तसव्वुर में भी नहीं ला सकते थे। आई बीन इन दिस प्रोफेशन फॉर द लास्ट 16 years नाउ, सो आई हैव ऑलमोस्ट सीन ऑल सॉर्ट्स ऑफ केसेस। पहले रूटीन वाइज हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट्स, भाई का भाई से डिस्प्यूट, और बहनों का भाइयों से डिस्प्यूट, ये तो एक आम नॉर्मल सी एक बात होती थी। पार्टनर्स के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो गया है। अभी रिसेंटली कई मेरे सामने ऐसे केसेस आए हैं जिसमें पेरेंट्स का जो मुकद्दस रिश्ता जिसको हम समझते हैं कि उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं होता, बाप बेटी के खिलाफ लिटिगेशन करता नज़र आ रहा है, बेटी माँ के खिलाफ लिटिगेशन करती नज़र आ रही है, और ऐसे सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे। एक मेरे पास रिसेंटली केस आया, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी थी लेडी, और उनका बहरिया टाउन लाहौर में घर था जिसका वो चाह रही थी कि मैं पोजेशन उसका ना मुझे दिलवाया जाए। और जिस वक्त मेरी उनसे बात हुई तो ओवर द कोर्स ऑफ फ़ोन ही हुई, वो दुबई में थी उस वक्त। उन्होंने मुझे एक रेफरेंस के थ्रू कॉल की, इंगेज किया टाइम लेके, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी मेरे घर पे ना टेनेंट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं, और वो ना घर खाली नहीं कर रहे, मेरा कुछ साल से ऊपर हो गया है, मुझे रेंट भी नहीं रिसीव हो रहा उस प्रॉपर्टी का।
तो आप मेरी मदद करें। तो पंजाब में क्योंकि पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट ऑफ 2009 आ चुका हुआ है, वो नाफिजुल अमल भी है, और उसके बाद ना मैं उससे पहले भी लिटिगेशन देखी है जो कि पंजाब रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस के तहत होती थी, जब सालों साल डेकेड्स लग जाते थे किसी किराएदार को बाहर निकालते। तो फिर ये 2009 में पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट पंजाब के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके तहत स्पेशली रेंट ट्राइब्यूनल्स के आम में आई। उसके बाद बहुत चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई और जल्दी आपको जो है वो इजेक्टमेंट ऑर्डर्स मिल जाते थे उस किराएदार के तहत जो कि अनलॉफुली आपका किराया नहीं दे रहा, या जिसने आपके किसी कोवेनेंट को या टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है वो वायलेट किया हुआ है, विशिएट किया हुआ है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए बेदखली ले लेते थे। तो मैंने इनको हौसला दिलाया कि कोई ऐसी बात नहीं, हम आपका पोजेसन ले लेंगे। जिस वक्त मैंने वो केस फाइल किया तो वो टेनेंट ने जब अपना रिस्पांस फाइल किया तो उन्होंने उसमें लिखा कि जी ये जो मौसूफ़ा हैं, खातून हैं जो कि लैंडलॉर्ड हैं, उनका जो किराया है हम वो उनकी मदर को दे रहे हैं, और ये उनकी मदर की रिसीविंग भी है हमारे पास, और वो तो रिसीव कर रही हैं हमसे किराया, और उसकी मदर जो हैं जो मेरी क्लाइंट थी वो कोर्ट में हाजिर भी हो गई और आके उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि मैंने तो ये किराया वसूल कर लिया। तो देखें, लॉ और इक्विटी ना दो सेपरेट चीज़ें होती हैं। अब लॉ ये कहता है कि आपने हर हाल में जो किराया है ना वो मालिक को ही देना है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं मालिक हूं तो आप मेरे बिहाफ पे किसी और थर्ड पर्सन को जो है विदाउट अथॉरिटी, भाई को या किसी वालिद को, वालदा को, वो इट हैज़ टू बी मी, और बाय वे ऑफ अ लीगल चैनल जो कि आप कनेक्ट कर सकते हो, बाय वे ऑफ बैंक ट्रांसफ़र कर दें, ताकि आपके पास एक सॉलिड प्रूफ होए कि जी मैं ओनर को ये किराया जो है जमा करा रहा हूँ। अगर किराया इनकार कर देता है ओनर लेने से तो आप एक दरख्वास्त अदालत में गुजार सकते हैं कि जी मेरी ये किराएदारी है, ये मकान मालिक मेरे से किराया लेने से इनकारी है, तो आप ये किराया कोर्ट में जमा कर दें। तो मैंने कहा ये इस तरह जमा करवा देते कोर्ट में, तो मदर को तो किसी लिहाज से भी देना नहीं बनता। और मेरी क्लाइंट ने भी मुझे असिस्ट किया था कि ये बेसिकली जो टेनेंट हैं वो उनके मामू के थ्रू आए हैं, और वो कहीं को अपने फेवर में किसी बंदे को, अब वो ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं भी यही इम्प्लाई किया कि जी वो बाहर बैठी हैं, किसी ने कब्जा किया हुआ है, वो मामू ने कोई अपना दोस्त बिठाया हुआ है वहाँ पे अंदर, और जो कि किराया भी नहीं दे रहा, तो गलत बात है, इनको किराया मिलना चाहिए। तो मैंने जब कोर्ट के सामने ये आर्ग्यूमेंट रखा कि जी ओनर को रेंट नहीं जा रहा, तो डिफ़ॉल्ट एंड रेंट की बेसिस पे उसके इजेक्टमेंट ऑर्डर हमें मिल गए। अब मैं वो पूरी तैयारी करके जो इजेक्टमेंट ऑर्डर्स हैं उनकी कंप्लायंस में बेसिकली एक रोककार जारी होती है। जब कोर्ट कोई फैसला देती है तो उसके बाद वो रोककार बनती है, वो आप अपने मुतलका थाने में जहाँ पे भी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसके SHO के पास लेके जाते हैं, उसको आप बताते हैं कि कोर्ट ने मेरे फेवर में ये ऑर्डर किया है पास, और ये घर मुझे खाली करवा के देना है। तो हमें ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है, तो आप असिस्ट करें, आके कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ताकि वहाँ पे मामलात कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने, तो आप साथ आ जाएं। तो वो पुलिस भी, मैं लेडी पुलिस भी सारी ले के जब वहाँ पे पहुँचा उस घर में, तो बैल दी, और जिस वक्त हम अंदर एंटर हुए हैं तो वो जो लेडी मेरी क्लाइंट हैं, अपेरेंटली एक खातून बाहर आई हैं काफ़ी एजड, और उन्होंने जाहिर किया है कि मैं उनकी मदर हूँ और ये घर तो मेरे पोजेशन में है, और अपने जीते जी तो मैं ये घर नहीं छोड़ सकती। ये घर मेरे जो मरहूम शौहर हैं जब वो फौत हुए हैं तो उनकी जो विरासत आई है, बटी है, उसमें से जो मेरा बेवा का शरई 1/8 हिस्सा होता है और जो बेटी का 2/3 हिस्सा था और बाकी मेरे बेटों का था, सबको अपने अपने हिस्से दिए गए। मेरी बहुओं के साथ नहीं बनती थी, तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मैं आपको अपने साथ रखती हूँ अम्मा जी, आप ऐसा करते हैं हम दोनों अपना शेयर मिक्स करके ना एक प्रॉपर्टी बैरियर टाउन में खरीद लेते हैं, हाँ उसको ना मेरे नाम पे ही करवाएं, ताकि भाई जो है ना, थोड़ा सा इंटरवीन करना चाह रहा हूँ कि ये जब आप घर गए तो वो मसूफा की मदर थी और वो ये बात बता रही हमें, जो मेरी क्लाइंट है बेसिकली, जिसने इजेक्टमेंट ऑर्डर जिसको मैंने लेके दिया है, उसके बकौल किराएदार थे, लेकिन जब मैं वहां पे मौके पे पहुंचा तो उसकी माँ रह रही थी वहां पे, और ये वो स्टोरी एक्सप्लेन कर रही थी कि मेरी बेटी ने मेरे साथ ये मामला फ्रॉड करके और वो घर खरीद लिया, और मुझे ये कहा कि आप ये मेरे नाम पे करें और आप इस घर में अनटिल लाइफ आप रहें, इसको रेंट आउट करें, जो इसमें से किराया आता है उससे आप अपने मंथली एक्सपेंसेस बेयर करें। और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ ये मैंने किराए पे चढ़ाया हुआ था। हाँ, ओनर मेरी बेटी थी, उसने एक मुझे अटॉर्नी दी हुई थी जिसके तहत मैंने किराएदार रखा हुआ था। वो बाद में मेरी बेटी ने अटॉर्नी भी कैंसिल कर दी मुझे और मेरे खिलाफ आपके थ्रू केस करवा दिया। तो ये तो मेरे मरहूम हस्बैंड की भी इसमें स्टेट है, और मैं तो ये
अपनी और माई डेड बॉडी, ये आप घर का पोजेशन मेरे से नहीं ले सकते। कि जो SHO साहब थे ना, वो यकीन करें, मैं क्योंकि इस प्रोफेशन में पिछले 15-16 सालों से हूँ, कभी ऐसी एम्बैरसिंग सिचुएशन मेरे सामने नहीं है। एक बेटी माँ के ऊपर एक बेटी माँ को, और वो पुलिस वाले भी मुझे ऐसे देख रहे थे, उनको लगा अपेरेंटली शायद इसको भी नहीं पता और ये भी इस चीज में इन्वॉल्व है। तो बीइंग अ लॉयर मेरे साथ भी मिसरिप्रेजेंटेशन करके उस क्लाइंट ने अपनी मदर के खिलाफ रिजेक्टमेंट ली। और जब ये सारा मामला हुआ, मैंने ये चीज़ें मेरी नॉलेज में आई, इमीडिएटली कॉल्ड हर अप और मैंने उसको बताया कि इधर तो कोई आपका टेनेंट नहीं है, यहाँ पे तो आपकी मदर रह रही हैं। तो वो कहती है कि ओ यू डोंट नो एनीथिंग, जस्ट स्लैप माय मदर अराउंड, और वो उनको हटाएं, आप कब्जा लेके दें। मैंने कहा अब ये आपकी वालदा जो है ना, वो तो अब इधर ही रह रही हैं, जब तक मैंने ये काला कोट पहना हुआ है ना, उनको इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। और मैं वो पुलिस और सारी चीजें एज इट इज वो लेके गया, इवन दो मुझे कोई फी भी नहीं मिली, लेकिन अपनी तरफ से तो एक एहसास होता है ना। अब मुझे एक आउटसाइडर होके अगर ये एहसास हो रहा है, तो वो तो सगी माँ बेटियां थी। बस ये बड़ी हिला देने वाली स्टोरी बताइए आपने कि एक बेटी ने माँ के ऊपर केस किया हुआ। ये तो हो गया प्रॉपर्टी के, कुछ केसेस गिफ्ट्स के तौर पे भी दिए जाती हैं, तो वो उसमें एट टाइम्स क्या होता है? वो भी मेरे पास एक रिसेंटली केस आया जिसमें एक फादर जो हैं, उन्होंने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन एक गिफ्ट डीड जो है वो अपनी बेटी को एग्जीक्यूट की, रजिस्टर करवा के दी, उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की। बाद में जब उनकी वाइफ के साथ उनके कोई ताल्लुकात ख़राब हुए थोड़े, तो वो बेटी, क्योंकि नेचुरली मदर की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन होती है, तो शी साइडेड विद हर मदर। तो फादर गुस्से में वो अपना जो बेटी को गिफ्ट किया हुआ था वो भी कैंसिल करवाने कोर्ट में पहुंच गए, और उन्होंने कहा कि ये उस वक्त लव एंड अफेक्शन थी, आज ख़त्म हो गई है, तो इसको कैंसिल किया जाए। वैलिडली एज पर लॉ तो आप अपनी लाइफ में जो चीज़ आपने किसी और को अगर गिफ्ट की है तो आप अपनी लाइफ टाइम में वापस उसको ले सकते हो, लेकिन एक मॉरल और सोशल एलिमेंट भी तो फिर होता है ना। ये आप अपनी औलाद के बारे में बात कर रहे हो, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे। ये वो रिश्ते हैं जिनकी बेसिस पे हमारी सोसाइटी खड़ी होती है, और अगर यही रिश्तों में क्रैक्स आ जाएं और तो फिर हमारे में और वेस्टर्न कल्चर में फ़र्क तो कोई नहीं रह गया। वहाँ पे भी अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं है। वीडियोस देख रहे हैं, बकायदा कत्ल तक की बात आ रही है सरगोदा के अंदर, दूसरा में देखा। वैसे एक आम बंदा सोचता है कि पुलिस और वकील, इसको क्लाइंट या मुल्ज़िम से मिलते साथ पता लग गया था स्टोरी क्या है, के हिसाब से बिल्कुल ये इतना इनका एक्सपीरियंस हो चुका था कि आपको पता लग जाता है कि स्टोरी है क्या। जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वकील जो है ना, उसको अनलेस के वो जिस तरह कंप्लीट डिस्क्लोजर नहीं किया मेरी क्लाइंट ने, मैंने भी आपको बताया, अभी एग्जांपल दी है कि अगर वकील भी एट द एंड ऑफ द डे कोई मशीन थोड़ी है जो कि असेस कर सकता है कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। बड़े सारे लोग ना आके आपको स्टोरी कोई बहुत ही और सुनाते हैं। हाँ, डाउन द लाइन लाजमी हर हाल में जिस वक्त आप केस को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करते हो और स्टडी करते हो, तो उस वक्त लाजमी वकील को पता लग जाता है कि क्या बात है। हाँ, क्लाइंट की ब्रीफिंग के वक्त वो 100 बिस्मिल्लाह आपको 100 चीज़ें बता दें। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल भी दी, जिस वक्त मैं मौके पे पहुंचा हूं तो मुझे हकाइक का भी पता लग गया कि क्या हकाइक थे। तो डाउन द लाइन आपको ज़रूर वकील को पता लग जाता है, और इवन पुलिस वालों को पता होता है कि कौन सा गिल्टी पार्टी है, क्योंकि ये हमारा ऑलमोस्ट रोज़ का काम है। डेली हमारी ये इंटरेक्शन है कोर्ट्स में, हमने मुल्ज़िमों से भी मिलना है। मर्डर केसेस भी आपके पास आते होंगे, वो किस टाइप के केसेस होते हैं? जी हाँ बिल्कुल, अभी रिसेंटली एक ट्रिपल मर्डर केस मेरे पास आया। ट्रिपल मर्डर केस, ये लाहौर की आउटस्कर्ट्स पे एक इलाका है मांगा मंडी, उधर का ये वकूआ था। तो मुझे क्योंकि फ़र्स्ट हैंड ये सारा एक्सपीरियंस करने को मिला, तो मामला क्या बना कि एक मियाँ बीवी के दरमियान एक मामला बना कि मियाँ को बीवी पे शक हो गया कि इसका कोई कैरेक्टर जो है वो ठीक नहीं है। तो रात को उसने कहीं रंगे हाथों पकड़ लिया अपनी बीवी को कि जी वो घर में एंटर हो रही थी, तो शोर मच गया। नेचुरली घर वाले सारे उठ गए और बातें हुई, और उन्होंने आपस में ये डिसाइड किया कि जी लड़की के वालिद साहब को बुलाया जाए। लड़की का वालिद आया तो उन्होंने कहा कि जी ये इस तरह पकड़ी गई है, आप अपनी बच्ची वापस ले जाएं। तो वालिद आगे से कहता है कि जी हमारे यहाँ तो ये कल्चर ही नहीं है कि हम लड़की वापस ले जाएं, आप इसको बेशक घर की नौकरानी बना के रख लें या इसको मार दें, हमारी तरफ से हमारे में ये रिवाज नहीं है कि हम बच्ची वापस लेके जाएं। तो उन्होंने बकौल उनके आपस में जब जिरगे ने फ़ैसला किया, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस लड़की ने ठीक नहीं होना, इसको मर्डर कर दो। जिरगे ने और वो फिर जिरगे के फ़ैसले के मुताबिक उस बच्ची का इन्होंने मर्डर कर दिया।
और जो आगे से रिवॉल्ट हुआ दूसरी साइड ने, जब उसके वालिद ने रिएक्शन शो किया तो वालिद और वालदा का भी मर्डर हो गया और पूरी फैमिली उनकी वाइप आउट हो गई। जो रिलेटिव्स थे उनकी मुद्दइयत में ये ट्रिपल मर्डर का केस जो है वो रजिस्टर हुआ उस हस्बैंड के ख़िलाफ़ जिसने अपनी वाइफ को और अपने ससुर को और अपनी सास को मर्डर कर दिया। और उसकी आंखें मैंने देखी, मैं हैरान हो गया कि शर्मिंदगी का एक आउंस भी नहीं था उसकी आंख। तो ऐसे ऐसे हीनियस मामलात भी ऐसे लोग बदील होते हैं हमारे सामने आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है उस केस में इस बंदे की कन्विक्शन के ऑर्डर्स आए और इसको कन्विक्ट किया गया। कई सालों तक तो सज़ाए मौत पे पाबंदी थी, हमारे यहाँ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी। लेकिन इस तरह के जो लोग जो बियॉन्ड रिपेयर होते हैं, जो सोसाइटी में ऐसा इम्पैक्ट छोड़ दें, उनको फिर अपने कैफरे किरदार तक पहुँचाना ही चाहिए। तो वैसे अगर आम ये लड़कियों के लिए कि हरासमेंट वगैरह के केसेस, इसके अंदर कितनी उनके पास ऑप्शंस होती हैं कि उनकी आवाज़ बुलंद हो सके? देखिए हमारे कल्चर में ना एक दबदबा भी रहता है कि बहुत मिट्टी डाल दो। डिफिकल्ट होता है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अगर पंचायत एक तो ने जिसका दौर है ये मतलब पंचायत या आप हैरान होंगे आहद, मेरे पास एक अभी रिसेंटली मैंने वो एक पढ़े, मेरे पास एक क्लाइंट लेके आए। इंडिया में ना एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे हज़रत माधू लाल सरकार, तो उनके फॉलोअर्स हैं जिनके ना यहाँ पे पंजाब में 75 विलेजेस से ज़्यादा जो है ना वो उनके फॉलोअर्स और सपोर्टर्स में हैं। आप यकीन करेंगे कि उन्होंने अपना एक अलहदा कानून की किताब बनाई हुई है और वो पैरेलल पाकिस्तान की स्टेट की पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड के पैरेलल एक अपना वो पूरा जरगा निज़ाम में एक वो लॉज उनके सारे बने हुए हैं। और आप हैरान हो जाएंगे जब मैंने वो पढ़ा डॉक्यूमेंट जो उनके लीगल टेक्स्ट था, और उसमें अगर किसी खातून के साथ कोई रेप हो जाता है तो 5,000 रुपया दे के उस परपेट्रेटर की और उसकी, क्योंकि वो इनकी बरादरी की इनकी कास्ट के ही हैं, उनका लॉ ये है कि 5,000 रुपया दे के वो सुलह सफाई करवा दी जाएगी और ये मामला रिपोर्ट नहीं होएगा। और जो भी उस सोसाइटी में से उठ के अपना कोई लीगली रेमेडी अवेल करना चाहता है, पूरी सोसाइटी उसका बॉयकॉट कर देती है। अभी रिसेंटली एक मामला बलूचिस्तान का बहुत हाईलाइट भी हुआ है जिसमें वो कपल अपनी मर्जी की शादी करने की वजह से जरगे ने उनको अभी शादी हुई नहीं थी उसे, अभी जो भी मामला थे काराकारी का इल्जाम के ऊपर लगाया गया विदाउट ट्रायल। जरगे के सामने जो भी मामला थे स्टेट के लॉज के पैरेलल, जरगे ने एक फैसला दिया और उनको मार दिया गया सरेआम वहाँ पे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जो विक्टिम डिसीज लड़की थी उसकी अपनी मदर ने आके स्टेटमेंट दी ऑन रिकॉर्ड कि ये हमारे कस्टमरी लॉज के मुताबिक ये एक जजमेंट पास की है जरगे ने, जो कि बिल्कुल ठीक किया हमारे सरदार ने, और ये हमारे कस्टमरी लॉज के मुताबिक है। सरदार को अरेस्ट कर लिया था आपके सिस्टम, सरदार को अरेस्ट कर लिया गया, रिलीज भी कर दिया गया, रिलीज भी हो गए हुए हैं वो। अब देखिए ना, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि ये लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से है। अगर आप अपने राइट्स के बारे में अवेयर ही नहीं हो तो पहले का दौर ना बहुत डिफ़िकल्ट था कि आपका एक्सेस इस तरह से नहीं था। आपको लॉ बुक्स लेनी पड़ती थी, लॉ जर्नल्स लेने पड़ते थे आपको रिपोर्टिंग के लिए। अब सोशल मीडिया पे ही आपको इतने रेडिली अवेलेबल हैं सारे लॉ टेक्स्ट और बुक्स, और वो कोई ऐसी इंग्लिश में नहीं है जो कि कोई एलियन लैंग्वेज हो। आपको अगर कोई रेंट के हवाले से कोई असिस्टेंस चाहिए, आप गूगल करो पंजाब रेंट लॉज, वो आपको टेक्स्ट जो है लीगल वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको पाकिस्तान पीनल कोड की किसी प्रोविजन का मालूम करना है, आप गूगल पे लिखें पाकिस्तान पीनल कोड, 1860 का टेक्स्ट है लेकिन चल रहा है 2025 में, आज भी आपको सर्च इंजन में सबसे पहले मिलेगा। हमारे यहाँ एक बात मैं हाईलाइट ज़रूर करना चाहूँगा, एक बड़े आयरनी ये है कि जो ज़ाब्ता सिविल है, जो आज भी मैंने कोई मेरा सिविल डिस्प्यूट हो जाए किसी की भी अगेंस्ट, कोई मैंने एक सिविल केस फाइल करना होए तो आई हैव टू फाइल इट अंडर दी सिविल एज पर दी सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908 1908 का कानून अभी तक चल रहे हैं, जो अभी भी माइनर अमेंडमेंट्स मतलब आपके ख्याल से वो वैलिड है कि वो उसके जुर्माने उसकी देखिए मैं बिल्कुल इस बात को, हमारे एनवायरनमेंट के लॉज देखें काफी कितने पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। असल में उमेर था क्या कि हम एक ब्रिटिश की ना कॉलोनी थे, और एक कॉलोनी को गवर्न करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए ना वो परफेक्टली उन्होंने वो एक कोड के फॉर्म में कोडिफाई करके रखी हुई हैं। हाँ,
इंसाफ नहीं मिलेगा इन सही कोर्ट्स बात। के थ्रू आपको। ये ऐसी एक चक्की है, इसमें इतने लूप होल्स हैं कि जिसके थ्रू आप उम्रें लग आराम जाती से हैं। निकल जाते हैं, लोगों की उम्रें लग जाती हैं, लोगों की जनरेशंस लग जाती हैं यार। सही बात है। दादा यहाँ पे केस करता है, पोता जाके उसका रिजल्ट पाता है कि भाई ये कुछ हो गया। ये तो आप वैसे बात कर रहे हैं ना, मैं तलाक की बात कर रहा हूँ। कितने जी। कितने साल एक आम शादी की बात तलाक है। जी ड्रामों में हम देखते हैं ठक तलाक तलाक, हमें लगता है हाँ बहुत जी, इजी है, हाँ लेकिन जी। कानूनी जो बेचारे फेस करते हैं अदालतों में जी। कितने साल लग जाते हैं। जी। उसके लिए भी कोई गाइड करें कि लोगों के लिए क्या उनके पास ऑप्शंस होती हैं। बिल्कुल, मैं Especially for पहले the जब females, मैं I would always say, हाँ, क्योंकि absolutely, हमें absolutely। मर्दों को ना फिर कोई बात करने के लिए जी, मिल जाता है। लड़की जी। किसी पराये घर में दब के बैठ जाती है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। जी, तो जी। क्या करना चाहिए? पहले लॉज इस मामले में ना बहुत स्ट्रिक्ट थे। जब मैं भी इवन प्रोफेशन में आया हूँ बैक इन 2008, 4-5 साल हो जाते थे खवातीन को खुला का डिक्री उन्होंने केस फाइल किया होता था, और उसकी भी बहुत लिमिटेड सी ग्राउंड्स थी जिनकी बेसिस पे कोर्ट्स जो हैं वो खुला ग्रांट करती थी। और हस्बैंड की तरफ से अगर पैरेलल में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की कोई एप्लीकेशन आ गई है तो वो जब तक कोर्ट दोनों की ज़बरदस्ती सुलह करवाने की कोशिश नहीं कर देता तब तक वो आप उसमें डिक्री नहीं पास करते थे, जिसकी वजह से एविडेंस रिकॉर्डिंग होती थी तो सालों साल लग जाते थे। फिर ये वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट में ना अमेंडमेंट की और इन्होंने 4th विड्थ का वर्ड ऐड कर दिया कि जिस वक्त भी बीबी कोई भी खातून मेरी बहन वो कोर्ट में आके जज के सामने जिस दिन ये स्टेटमेंट दे देंगी कि मैं इन मौसूफ के साथ अपने हस्बैंड के साथ अल्लाह ताला की बताई हुई हदूद के मुताबिक नहीं रह सकती, इमीडिएटली 4th विड्थ जज उसी दिन आपको डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वो आपको पास करेगा। हाँ, पैरेलल में एक चीज़ और जो लीगल रिक्वायरमेंट है ना, जो लोग समझते नहीं है, जो ये कोर्ट से डिक्री लेके बस आप समझते हैं कि हमारी तलाक हो गई है, खुला हो गई है, बस अब ख़त्म, सारा मामला ख़त्म। जिस तरह एक निकाह नामा आप कंप्यूटराइज रजिस्टर होता है और नादरा में उसकी बाकायदा एंट्री के बाद आपको अपनी यूनियन काउंसिल के थ्रू एक रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया जाता है हुकूमत पंजाब पाकिस्तान की तरफ से, उसी तरह जब आप खुला या तलाक करवाते हैं तो आपका एक इफेक्टिवनेस ऑफ डाइवोर्स सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है आपकी मुतलका यूनियन काउंसिल की तरफ से। ठीक है। तो ये एलिमेंट जो है ना, ये काफ़ी लोग इसको मिस कर जाते हैं। डिक्री के बाद आपने वो डिक्री की कॉपी अपनी मुतलका यूनियन काउंसिल को देनी होती है और 90 डेज़ का उनका रिकन्सिलिएशन बोर्ड टाइम पीरियड लेता है। वो 90 डेज़ में दोनों पार्टीज़ को नोटिस करता है, आप आएँ ना आएँ, आपने अगर स्टेटमेंट दे दी है कि हमारी और आगे सुलह नहीं हो सकती, आइदर पार्टी अगर ये स्टेटमेंट दे दे तो वो इफेक्टिवनेस ऑफ डाइवोर्स सर्टिफिकेट आफ्टर द पैसेज ऑफ 90 डेज़ वो आपको जारी हो जाता है, जिसके बाद आपको खुला मिल जाती है। जी बिल्कुल ठीक। तो ये बताएं, सोशल मीडिया पे आजकल आप कोई भी बंदा किसी को फौरी बदनाम कर देता है कि इल्ज़ामात लगा देता है। जी। डेफेमेशन लॉ इस मुल्क में कैसे ऑपरेट होता है? एक तो मैं पहले इस हवाले में जो ऑनलाइन और सोशल मीडिया के जो कवानीन हैं, हमारे पास एक जो इकलौता एक्ट था वो था पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट हमारा, जी, जो पीका एक्ट जिसको जो कहते हैं। पीका एक्ट था। और अभी रिसेंटली 2025 में जनवरी में इस एक्ट में अमेंडमेंट करके पीका अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है और उसके तहत बाकायदा एक अथॉरिटी जो है सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो भी क़याम में लाई गई है, जो कि इन मामलात को जो सोशल मीडिया पे आपको ऑनलाइन हरासमेंट फेस करनी पड़ती है या आपको कोई डिफेम कर रहा है या आपके ख़िलाफ़ कोई गलत इंफॉर्मेशन जो है वो फैला रहा है या आपकी कोई फेक प्रोफाइल किसी ने क्रिएट की हुई है, जो वीडियोस आपकी लीक्स हो गई हैं, उस हवाले से ये एक इदारा जो है वो भी आपकी इदादरसी कर रहा है और इसमें 2 मिलियन फ़ाइन और 3 साल की सज़ा जो है वो इसमें ले डाउन की गई है। जो पीपीसी है ओरिजिनली उसमें भी ये प्रोवाइजोज़ हैं कि जो कि डायरेक्ट डेफेमेशन, अगर कोई खातून की इज़्ज़त को किसी तरह से आप उसके ऊपर कोई गलत आप कोई मटेरियल जो है वो सर्कुलेट करते हो तो उसके हवाले से सेपरेट हीनियस ऑफेंसेस काउंट होते हैं। हाँ, नॉर्मली अगर आप कोई हरासमेंट आपको फेस हो रही है तो वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में इस बात को कंप्लेन कर सकते हो और बाकायदा FIA का भी एक साइबर क्राइम विंग इस सिलसिले में एक्टिव है जो कि ये मामला डील कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरा एक क्लाइंट था, उसको शरीफ आदमी था, ऑनलाइन उसने एक वेबसाइट खोली और अपने लोकल एरिया में ना उसके जो एक डीलरशिप थी मोटरसाइकिल्स की, वो उसने उसकी वेबसाइट जो है वो ऑनलाइन सर्च की गूगल अपने नेटवर्क पे और वो एक उसको लिंक वहाँ पर आ गया गूगल से सर्च करके कि जी ये वेबसाइट है। जब उसने वेबसाइट लॉगिन की
तो वहाँ पे पूरी डिटेल्स थी, सारा वो कि जी ये हमारा शोरूम है और इस तरह बाकायदा उसी शोरूम की जो है एक ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो तस्वीरों के साथ वो वहाँ पे मौजूद थी। इसने उस नंबर पे जो व्हाट्सएप पे वेबसाइट पे जो नंबर्स गिवन थे उस पर कॉन्टैक्ट किया। आगे से एक मौसूफ ने उसको रिस्पॉन्ड किया और उसको सारा एंटरटेन किया कि जी ठीक है बिल्कुल हम आपको इस रेट पे, उसको ज़रा मार्केट से कंपैरेटिवली को 5-10 हज़ार रुपया नीचे मोटरसाइकिल मिल रही थी। वो खुशी के मारे उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बाकायदा एक बैंक अकाउंट नंबर उसको दिया जो कि मुशाबहत रखता था उस डीलरशिप के साथ, और उन्होंने कहा कि ये बैंक अकाउंट में आप इतने पैसे जो हैं वो डिपॉजिट करा दें इनिशियली, तो आपकी मोटरसाइकिल जो है वो ओके हो जाएगी। वो उसने फ़ौरन ही, क्योंकि हम लोग सारे आजकल अपने घर में बैठ के चाहे फूड ऑर्डर करना हो या ऑनलाइन प्रोडक्ट हो, ई कॉमर्स जो है वो एकदम बूम ले गया हुआ है पाकिस्तान में भी। तो उसने भी कहा कि यार जो इनिशियली मैंने हासिल करनी है आने जाने की, मैं वेबसाइट से उसका नंबर लिया है, मैं उसको ट्रांसफ़र करता हूँ पैसे। उसने ऑनलाइन एक बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और उसके बाद उसको वहाँ से उसी नंबर से रिस्पांस दिया गया कि जी अब आपका मोटरसाइकिल जो है उसकी रजिस्ट्रेशन भी होएगी तो ये हमारी शोरूम से निकल सकती है एज पर रीसेंट अमेंडमेंट्स इन लॉ, तो आपका ना ये नंबर भी लगेगा। तो इस नंबर को लगवाने के लिए ना इतने पैसे लगेंगे, वो जो है ना वो हम क्योंकि डीलरशिप वाले हम नहीं लेते, हमारे पास एक एजेंट है, वो ऑनलाइन ना आपने इजी पैसा या जैज़ कैश ना उसके आपने अकाउंट में जो है ना ट्रांसफ़र करना है। उसने वो भी कोई 15-20 हज़ार रुपया वो अपना नंबर के पीछे वो भी उसको ट्रांसफ़र कर दिया और उन्होंने कहा जी कल आप आ जाएं अपनी बाइक ले लें। अब जो मेरे क्लाइंट थे बेचारा शरीफ आदमी, ये पहुंच गया वहाँ पे और जाके से डीलरशिप पे जाके इसने कहा किधर है मेरी मोटरसाइकिल। मैंने कहा भाई आप कौन, क्या मामला है ये? तो उसने एक्सप्लेन किया कि जी इस तरह आपकी वेबसाइट पे मैंने परचेज़ की है और मैंने सारी ट्रांसफ़र की हैं, मैंने पेमेंट्स की हुई हैं, ये देखिए उन पेमेंट्स की रिसीट है मेरे पास सब कुछ। तो उन्होंने कहा जी आपके साथ तो फ्रॉड हो गया, ये तो पहले भी कुछ लोगों के साथ ये मामलात हुए हैं, तो आपके साथ भी ना वो ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है। इसने बहुत कन्फ्रंट करने की कोशिश की कि जी ये तो आप लोगों को चाहिए था अगर आपके नाम पे कोई फेक वेबसाइट ऑपरेट कर रही है और आपकी नॉलेज में भी आया है आप बंद कराएं इसको। उन्होंने कहा जी आप जाएं, जो आपकी दादरसी है ना आप अपनी पुलिस स्टेशन जाएं, हमसे तो ना कोई हमें पेमेंट हुई है 1 रुपए की भी, हमें तो रिसीविंग दिखा दें तो हमसे ले लें मोटरसाइकिल, आपका फ्रॉड हुआ है जिन्होंने लगाया है वो आप जाएँ। आप यकीन करेंगे इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ, वो बेचारे की FIA में भी हमने कंप्लेन की हुई है और पहले वो जो कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर थी जिनके पास केस था उनकी शादी हो रही थी तो वो इसलिए 10-15 दिन हमारे वहाँ पे ज़ाया हो गए, फिर वो ट्रांसफ़र होगी उनकी, नए मौसूफ आए, वैसे ये केस उनको फाइल ही नहीं मिल रही अब हमारी। तो ये मैं तो उनसे सवाल भी किया जाके कि आप क्या चाहते हैं कि ये भाग जाए यहाँ से? इतनी देर में तो भाग जाता है ना बंदा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ उसके पास बैंक अकाउंट नंबर है जिसमें पैसे गए यार, इससे ज्यादा तो रॉकेट साइंस चाहिए कुछ। ये नाम जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं आप उससे साइबर क्राइम हो गया, राइट? जी जी, ये FIA के जुमरे में आता है, आप इसकी सेपरेट कंप्लेंट FIA को भी लॉन्च होगी, FIR कट गई इसकी। अभी FIA का जो लॉ है ना वो पहले इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर FIA एक्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है ना आपकी वो FIR लॉन्च होती है, इमीडिएटली आपकी नहीं लॉन्च होती। सुबीर साहब ये बताएं कि एक पेमेंट आपने अब जैसे आप कह रहे हैं पेमेंट उन्होंने कर दी जी, अब जो क्लेमेंट है जिसको पेमेंट की है जी, पेमेंट तो हो चुकी है, उसने कर दी है, प्रूफ दिखा रहा है, सिस्टम को भी दिखा रहा है कि ये मैंने पेमेंट की। अब उस पेमेंट का कौन जिम्मेदार बनेगा? वो बैंकिंग कोड में जाए, वो किसको जाके मिले? आखिर किसी के नाम पे तो वो बैंक अकाउंट है ना। सबसे बेहतरीन तो जो एवेन्यू है वो यही है कि FIA में एक अपनी एप्लीकेशन जो है उसकी लॉन्च करे और एज पर लॉ प्रोसीड हो जाना चाहिए आपका मामला। अब अगर ये कोई इसमें डिले हो रहा है तो ये अथॉरिटीज की नाअहली है, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं। सवाल मेरे से ये था कि देखें ये हम कहते हैं ये भी है हमारे पास, ये भी ऑप्शन है, हम यहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन क्या इंप्लीमेंट होगा? इंसाफ तो नहीं ना, फिर भी डिलेड ही है ना सर जी। ऐसे लोग हैं 3-3 साल से 2-2 लाख रुपए स्टूडेंट बंदे के अकाउंट से निकल गया, फीस थी उसकी, आज तक इंसाफ नहीं मिला, ना पूछने वाला, बंदे थक करके खुद ही भाग जाते हैं। उमर एक ना इसी तनाजुर में मैंने एक थोड़ी सी इल्म व अदब से भी क्योंकि ताल्लुक़ रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने कुछ 4 साल गुजारे हैं, तो वहाँ की फ़िज़ाओं से ये ज़रूर अपने अंदर भी कुछ चीज़ आ गई। तो मैं उस ज़माने में ना शुगल में लिखना शुरू किया कुछ थोड़ा, तो जिस वक्त मैं फील्ड में आया ना और ये सारी जो बातें आप हाईलाइट कर रहे हैं कि यूटोपिया है, एक इंसाफ मिलता नहीं है, तलाशता रह जाता है, खरीदना पड़ जाता है एट टाइम्स। तो मैंने इस तनाजुर में ना वो फिर एक नज़म लिखी थी, पंजाबी की है, आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा मेरे साथ। वो थी, चल 10 वे वकीला कचहरी किथे लाइए, इंसाफ दी जंग
ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਚ ਮੁਕਾਈਏ। ਵਾਹ। ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ, ਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾ ਕਾਜ ਦੇ, ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਰੇਆਮ, ਜੁਰਮ ਦੀ ਰਾਤ ਅਟਲ ਹੋ ਗਈ ਸਰੇਆਮ। ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਇੱਥੇ, ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਕੈਸੇ। ਚੱਲ ਦੱਸ ਵੇ ਵਕੀਲਾ ਕਚਹਿਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜੰਗ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਚ ਮੁਕਾਈਏ। वाह, बिल्कुल सही है। वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स आई मस्ट से। ट्रू पिक्चर आपने बिल्कुल सही पिक्चर डिपिक्ट की है। मेरे ख्याल से इस मुल्क में हमें इंसाफ खरीदना पड़ता है। आम आदमी अगर जाए अदालत में या कहीं पे तो उसको पैसे खर्चे बगैर उसको इंसाफ नहीं मिलता। अहद इस बात को मैं समराइज करूंगा। एक और नज़म है मेरी, इमाम शहर से पूछो भला ये क्या मुअम्मा है, फिक्र ना रह सकी जिंदा यहाँ मजमा निकम्मा है। गिरा गुजरे हकीकत जो जरा किरदार को जांचो, यहाँ लाजिम है कि मजलूम सरे बाजार तन्हा है। नहीं है रब्त खलवत से निगाह में सोजे उल्फत है, ये दुनिया है तराजू हो जहाँ इंसान बिकता है। इमाम शहर से पूछो भला ये क्या मुअम्मा है, फिक्र ना रह सकी जिंदा यहाँ मजमा निकम्मा है। सच डीप यार। आप वैसे आपको ले यू शुड राइट यार भाई जिस तरह आप कूजे में समंदर को बंद कर रहे हैं ना। ट्रू यार। वैसे संजीदा शायरी करना यहाँ पे अब वो ज़ौक नहीं रहा। मैं समझता हूँ मजाक की जो शायरी है ना वो सारे उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं जब को बहुत ज़्यादा अल्फाज ना मिल रहे हों तो थोड़े से अल्फाजों में अपना। मेरा आखिरी सवाल वाइंड अप कर रहे हैं इसको। वो सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम बेहतर हो सकता है? जी बिल्कुल। पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। मुसलमान के लिए जो है ना वो ना उम्मीदी तो वैसी आद वो कुफर की तरफ ले जाती है आपको। यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्ट। आपको हर हाल में बेहतरी की तरफ, जब आप पॉजिटिव एनर्जी डिसिपेट करेंगे तो फिर ही जो है मामलात में भी पॉजिटिव चेंज आएगा। अगर आप शुरू से ही नेगेटिव रह के चलेंगे तो वकील का बेसिकली हमारी सोसाइटी में एक काम और एक जो लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं वो एक एलिमेंट ये भी है कि हम हमेशा उम्मीद की किरण जरूर जलाए रखते हैं। मायूस नहीं होना चाहिए। बंदे को सब कुछ हो जाता है ना कि यार बस उन कुछ भी नहीं रहा, बस अल्लाह हाफिज हमारा। तो फिर वकील जो है वो अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम है जिसका लफ्जी माना कारसाज का है, अगले का काम बनाने वाला। वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिस तरह पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ लोगों की वजह से आप पूरे प्रोफेशन को ख़राब नहीं कह सकते। और जो लोग अपना सिद्के दिल से नेक नीति से काम कर रहे हैं, मैं बहुत सारे लॉयर्स को जानता हूँ जो कि फ्री प्रोबोनो काम करते हैं। यूएस में तो मैंडेटरी है, वहाँ पे जो अमेरिकन बार एसोसिएशन है उसने लाजिम करार दिया हुआ है कि आपने अपने पूरे ईयर में 90 आवर्स, कुछ स्टेट में 50 आवर्स है, कुछ में 60 है, कुछ में 90 है, कि इतने आवर्स आपने फ्री प्रो बोनो अपने जो गरीब लोग हैं उनको इंसाफ के लिए उनके लड़ना है। मेरी ख्वाहिश है कि हमारी भी बार एसोसिएशन को इस तरह की लेजिस्लेशन करे। मेरी खुद तो कोशिश भी बहुत होती है कि मैं पब्लिक एट लार्ज को फ्री ऑफ कॉस्ट, जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू, जिनका लिंक आई एम श्योर आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वो भी मैं उनके साथ ऑनलाइन भी उस प्लेटफॉर्म पे जो भी लीगल क्वेरीज होती हैं, ओवर द पास्ट 2 years 2-3 साल हो गए हैं मुझे, तो मैं ऑनलाइन प्रो बोनो वहाँ पे लोगों की मदद भी करता हूँ, उनकी असिस्टेंस करता हूँ। प्रैक्टिकली भी कोई लोग जो आ जाते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हमारी सर्विसेज, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। बीइंग अ रिस्पांसिबल सिटीजन मैं ये समझता हूँ हर जो भी हम जिस स्फीयर में हैं, जो काम हम करते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि चलो एटलीस्ट अपने स्फीयर में, अपने दायरे में रह के हम पब्लिक एट लार्ज के लिए कोई उनके लिए मामला जो है ना बेहतरी की तरफ। मैं ज़्यादा एक छोटा सा रैपिड फायर मैंने निकाल के रखा है आपके लिए। हाँ श्योर जरा लाइटर टोन पे खत्म करते हैं, लोगों को हमने बड़ी सी बातें बताई। व्हाई नॉट। सबसे पहला, अगर आप एक दिन के लिए चीफ जस्टिस बन जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैं ये करूँगा कि वर्कलोड जो है ना, बैकलॉग, वो सबसे पहले कोशिश करूँगा कि इमीडिएटली ख़त्म हो यहाँ पे बैकलॉग जो है। पाकिस्तान का सबसे ख़राब कानून कौन सा है? वुमेन हरासमेंट के हवाले से जो कवानीन है ना, उसमें बहुत बेहतरी की ज़रूरत है और इदारों में भी बेहतरी की ज़रूरत है, क्योंकि रिसेंटली मेरे सामने कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिसमें जब ये जो पंजाब में ही एक्टिवली बड़े इनकी तशहीर हो रही है कि औरतों के हरासमेंट के हवाले से ये अथॉरिटीज़ हैं, ये इधर दफ्तर है, वो दफ्तर है, कोई काम नहीं हो रहा, वहाँ पे लोग जाते हैं, सफ़र कर रहे हैं मेरे क्लाइंट्स। सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल होने वाला कानून पाकिस्तान में? जो बंदे पे डिपेंड करता है, वो जिस तरह मर्जी मैनिपुलेट करते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया कि क्योंकि हम ब्रिटिश की कॉलोनीज हैं और पुराने 100 साल पुराने कानून हैं हमारे यहाँ, तो उनमें बहुत बेहतरी की ज़रूरत है और हर कानून को
इजीली जो है ना वो मिसयूज भी किया जा सकता है। सबसे बेकार टीवी ड्रामा या सीरीज जो आपको लगा लॉयर्स के मुतालिक आपने कहा यार ये नहीं कहा? सूट्स मैंने देखा ना तो मुझे लगा कि यार वहाँ पे लिटिगेशन, क्योंकि बीइंग अ लॉयर इज ऑल अबाउट अपेयरिंग इन कोर्ट, और जो वहाँ पे आपको एड्रेनलिन रश जो जज के सामने एक क्लाइंट का राइटफुल केस प्लीड करके आता है ना, वो सूट शो में बस ये है कि फैंसी बहुत है। मेरे बहुत सारे जूनियर्स जो है ना वो बहुत फैसिनेट होके आते हैं, जब रियलिटी चेक मिलता है ना उनको तो वो सूट फट जाते हैं असल में ना यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए। तो वो सूट तो रहता ही नहीं है बंदे का। ये मेरा जो सूट है ना हर साल फटता है, हर साल यहाँ पर। आपके सूट से अगला क्वेश्चन देखेंगे टाइम कैसा है, और अगर एक कलर आपने चूज करना ब्लैक के अलावा के सारे वकील पहने, उनमें से कौन सा होगा? 3 ऑप्शन है, एक है ब्लू, एक है पिंक या एक है व्हाइट। ब्लू इज अ बेटर ऑप्शन आई गेस। अगर इन ऑप्शंस के अलावा आपको कलर कोई नहीं आई थिंक ब्लैक एंड व्हाइट सूट्स अस परफेक्ट। वाह वाह, वैसे भी वकीलों की खाल होती है ये। बिल्कुल ठीक। वकील बनने का सबसे बड़ा फायदा और सबसे बड़ा नुकसान? फ़ायदा तो ये मैं कहूँगा कि आपको अपने राइट्स के बारे में पता लग जाता है, और नुकसान तो ऐसे मुझे तो आजकल कोई नहीं फेस करना पड़ा। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए एक स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है लॉयर्स को कि अब वो मैंने आपको पहले ये की है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर फील्ड में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ अभी भी अच्छे लोगों की तादाद ज़्यादा है, तो हमारा सिस्टम ऑपरेट भी कर रहा है, चल भी रहा है। मैं तो यही सोच के ही चलता हूँ और डेली उठता भी हूँ, यही इनकरेजमेंट मुझे मिलती है कि इवन दो हालात बहुत डार्क और बड़े हार्श नज़र आ रहे हैं, कानून इंसाफ बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। डिलेड है, जो कि नहीं होना चाहिए, मेरी पर्सनल ये ख्वाहिश है, लेकिन डिनाई नहीं होता। ये मेरे ख्याल है आखिरी क्वेश्चन था इसके साथ। थैंक यू वेरी मच समीर भाई, आपकी सारी बातों से हमें ये अंदाजा होता है कि मेरे ख्याल से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि उम्मीद कायम रखनी चाहिए इंसान को। आपको भी अगर कोई समीर साहब से कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।